गरीब लड़की अमीर बहू। ये कहानी है रचना की, जो हरिपुर गांव में एक गरीब परिवार में रहती थी। रचना के पिता का नाम योगेश और मां का नाम सरला था। रचना गरीब परिवार की होने के बावजूद भी थोड़े घमंडी स्वभाव की थी। इसका भी एक कारण था कि वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। गोरा रंग, सुंदर नैन नक्श, मानो जैसे कीचड़ में कमल जैसा उसका रूप था। बस उसे इसी बात पर घमंड आता था। रचना के पिता योगेश बहुत ही सीधे स्वभाव के थे। वो रचना को अक्सर समझाते रहते कि लड़कियों को अपने संस्कार अच्छे बनाने चाहिए। सादगी और विनम्रता लड़कियों का गहना है। पर रचना अपने पिता योगेश की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। सरला भी सारा दिन योगेश को उल्टा सीधा बोलती रहती थी। एक दिन रचना मोहल्ले की किसी लड़की से लड़ाई करने लगी। जा जा बड़ी आई, काली कलूटी तेरी शक्ल है और मुझे गरीब बोलती है। एक दिन इतने पैसे होंगे मेरे पास, तुझे भी खरीद लूंगी। सुन रही है ना कमला? रचना, इतना घमंड शोभा नहीं देता। अपने गरीब पिता का तो ख्याल किया कर। वो बेचारे योगेश चाचा कितने अच्छे स्वभाव के हैं, और तू जब देखो हर किसी से लड़ने पर उतारू रहती है। पड़ोसियों से लड़ना रचना की रोजाना की आदत थी। उसकी इस आदत से गांव की सभी लड़कियां परेशान थीं। एक दिन रचना का मामा मोहन, जो कि शहर में किसी फैक्ट्री में नौकरी करता था, वो मिलने आता है। वो अपनी बहन सरला से कहता है, सुनो दीदी, मैंने रचना के लिए शहर में एक लड़का देखा है। बहुत ही अमीर खानदान का है, इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का। उन्हें अपने बेटे के लिए सुंदर और सुशील बहू की तलाश है। बाकी उन लोगों को कोई लालच वालच नहीं है दीदी। और अपनी रचना तो देखने में बहुत ही सुंदर है, तो एक बार देखते ही हाँ कर देंगे। भैया, तुम जल्दी ही बात पक्की कर दो। इतने अमीर लोगों के घर जाएगी तो भाग्य ही खुल जाएगा अपनी रचना का। यहाँ गरीबी में पल रही है, ये तो कुछ करने से रहे। अब तुम ही सोचो अपनी भांजी का भैया। मोहन ने शहर जाते ही लड़के वालों से बात की और रचना की सुंदरता को देखकर लड़के पंकज ने रचना को देखते ही हाँ कर दी। रचना की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने अमीर घर की बहू बनने का उसने जो सपना देखा था वो पूरा होने जा रहा था। रचना की शादी पंकज से हो जाती है। शादी के बाद रचना अपने ससुराल पहुंचती है। रचना की सास ससुर बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। अमीर खानदान होने के बावजूद भी उनमें कोई घमंड नहीं था। ठीक वैसा ही स्वभाव पंकज का भी था। पंकज अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था और उनका बहुत आदर व सम्मान करता था। शादी की पहली रात पंकज रचना से कहता है, रचना, तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूं। और मैं जानता हूं कि तुम जितनी खूबसूरत बाहर से हो, उतना ही खूबसूरत तुम्हारा मन भी है। रचना, मेरे माता पिता मेरे लिए सब कुछ हैं। तुम उनका आदर व सम्मान करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम मेरे माता पिता को अपने माता पिता की तरह ही सम्मान देना, ये वादा करो मुझसे। मुझे नींद आ रही है पंकज, मैं सोना चाहती हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ। पंकज बिना कुछ बोले सो जाता है। अगली सुबह पंकज उठकर तैयार हो जाता है, पर रचना को तो देर तक सोने की आदत थी। पंकज रचना को उठाता है। रचना, उठ जाओ, माँ पिताजी भी उठ गए हैं। तुम इतनी देर तक सोती रहोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपनी माँ के घर देर तक सोती थी, पर आज तक किसी ने मुझे देर तक सोने से नहीं रोका। इतनी देर में पंकज की माँ आ जाती है और वो पंकज से कहती है, अरे बेटा, सोने दे बहू को, आज उसका ससुराल में पहला दिन है। कोई बात नहीं, थोड़ा देर से सोकर उठ भी गई तो। पंकज ऑफिस चला जाता है। रचना पीछे से अपने कमरे में साड़ियां और जेवर देखकर दंग रह जाती है। अरे बाप रे, इतने सारे जेवर और साड़ियां! रचना साड़ी और जेवर पहनकर तैयार हो जाती है और बिना अपनी सास को बताए गाड़ी में ड्राइवर को लेकर घूमने निकल जाती है। बाजार में पहुंचकर वो सभी दुकानों से शॉपिंग करने लगती है। वहां उसे उसी की हमउम्र शोभा नाम की एक लड़की मिल जाती है। वो अपने आप को पैसे वाली बताती है। दोनों दोस्त बन जाती हैं।
रचना उसे अपने घर आने का न्योता देकर वापस आती है तो पंकज ऑफिस से आ चुका होता है। वो रचना को बोलता है, रचना तुम कहाँ गई थी? सुबह से निकली हुई हो और अब आ रही हो? माँ ने बताया कि तुम बिना बताए घर से ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर निकल गई थी। अरे तो कौन सा पहाड़ सिर पर टूट गया, बाजार तक ही तो गई थी शॉपिंग करने के लिए। अब घर पर रहकर इन बूढ़ों का चेहरा देखकर तो मैं अपना दिन खराब नहीं कर सकती थी ना। रचना, ये मेरे माता पिता हैं, तुम उनके लिए ऐसा बोलोगी? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम्हें समझाना बेकार है। अगले दिन रचना को बाजार में मिली वही लड़की शोभा मिलने आती है। रचना उसे देखकर बहुत खुश होती है और अपनी सास से शोभा के लिए चाय नाश्ता लाने को कहती है। रचना की सास शोभा के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है तो रचना का ससुर उससे बोलता है, तुम्हारे साथ बहू का ये व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लगता लाजवंती। रचना की सास चुपचाप रसोई घर में चली जाती है। धीरे धीरे रचना और शोभा की दोस्ती बढ़ने लगती है। रचना ने शोभा के साथ क्लब और पार्टियों में भी जाना शुरू कर दिया था। रचना के सास ससुर और पंकज रचना की इस हरकत के लिए खुद को जिम्मेदार समझने लगे। उन्होंने बिना सोचे समझे शादी के लिए बस सुंदरता को देखकर हाँ कर दी थी। अब वो रचना के इस बदलते व्यवहार को देखकर सिर्फ चुप्पी ही बांध सकते थे। आखिर रचना उनके घर की बहू जो थी। दिन बीतने लगे। रचना के जन्मदिन वाले दिन रचना को शोभा का फोन आता है। रचना, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मैंने तुम्हारे लिए शाम को क्लब में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुम्हें आना है। शोभा, आज मेरा जन्मदिन पंकज मनाने वाले हैं। हमारी शादी के बाद ये मेरा उनके साथ पहला जन्मदिन है और अगर मैंने उनके साथ जन्मदिन नहीं मनाया तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे यार, मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तो थोड़ा फर्ज मेरा भी बनता है तुम्हारा जन्मदिन मनाने का। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर थोड़ी ही देर रुकूंगी। रचना घर में किसी को भी बिना बताए पार्टी के लिए निकल पड़ती है। पार्टी में पहुंचकर वो शोभा से मिलती है। शोभा ने रचना के जन्मदिन के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया होता है। रचना पार्टी में मस्त हो जाती है। उधर पंकज भी रचना के लिए केक और उपहार लाता है, पर रचना की सास उसे बताती है कि रचना बिना बताए तैयार होकर कहीं चली गई है। पंकज रचना का इंतजार करने लगता है। उधर शोभा रचना को पार्टी में ड्रिंक पीने को देती है। ड्रिंक पीकर रचना को चक्कर आने लगते हैं। रचना बेहोश हो जाती है। आधी रात में जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में देखती है। वो शोभा को फोन मिलाती है, पर शोभा फोन नहीं उठाती। रचना टैक्सी लेकर घर आ जाती है। तब तक पंकज सो चुका होता है। रचना केक और उपहार देखकर मायूस हो जाती है। वो डरी सी होती है और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन रचना को शोभा का फोन आता है। हेलो रचना, टाइम से घर पहुंच गई थी ना? अच्छा डरो नहीं, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। आखिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत कैसे होने देती। अच्छा सुनो, दरवाजे पर एक पार्सल आया होगा, तुम्हारे अलावा कोई और ले लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी से जाकर ले लो। रचना दरवाजे पर देखती है। एक व्यक्ति रचना को पार्सल देकर चला जाता है। रचना कमरे में जाकर पार्सल खोलती है। वो दंग रह जाती है। उसमें रचना के होटल के कमरे में बेहोशी में लिए गए कुछ फोटो होते हैं। रचना रोने लगती है। वो शोभा को फोन मिलाती है। तुमने ये सब क्यों किया? तुम तो मेरी दोस्त थी ना। अरे रचना, इसमें रोने की क्या बात है? अभी कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। ये तो तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए कल मैंने ड्रिंक में नशा मिला दिया था। अब ज्यादा देर मत करो, जल्दी से सारे जेवर और रुपए लेकर सड़क के पास जो कूड़ा घर है वहां पहुंच जाना। मेरा आदमी तुमसे पैसे ले लेगा। मैं दूर गाड़ी में रहूंगी और तुम पर नजर रखूंगी। ज्यादा होशियारी मत करना। रचना की सारी बात उसकी सास दूसरे कमरे में फोन पर सुन लेती है। वो रचना के ससुर और पंकज को सारी बात बताती है। पंकज पुलिस को खबर कर देता है। उधर रचना अपने सारे जेवर और पैसे लेकर सड़क के पास बने कूड़ा घर के पास जाती है। पंकज रचना का पीछा करता है। रचना वहीं खड़ी शोभा का इंतजार करती है। पंकज पास में ही छुप जाता है। तभी थोड़ी दूर एक गाड़ी आकर रुकती है। शोभा गाड़ी में बैठी होती है। एक आदमी रचना से पैसों का बैग लेने आता है।
तभी पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है। शोभा अपनी गाड़ी जैसे ही भगाने लगती है, पंकज और उसके माता पिता शोभा को पकड़ लेते हैं। रचना शोभा के पास आकर उसे एक चांटा मारती है और पुलिस शोभा के साथ शामिल सभी गुंडों को पकड़ लेती है। रचना पश्चाताप में रोने लगती है। माँ जी, बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए, आप भी मुझे माफ कर सकते हो क्या? मेरी गलती बहुत बड़ी है। एक गरीब की लड़की होकर मैंने अमीर की बहू बनने का मान नहीं रखा। कोई बात नहीं रचना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शोभा गलत निकलेगी इसका किसे पता था। रचना अपने सास ससुर से माफी मांगकर उनके पांव छूती है। पंकज और उसके माता पिता रचना को माफ कर देते हैं। शोभा को जेल हो जाती है। रचना अपने सास ससुर और पंकज के साथ गांव जाती है। रचना का बदला हुआ निर्मल व्यवहार देखकर सभी दंग रह जाते हैं। सरला और योगेश रचना और पंकज को आशीर्वाद देते हैं।